ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे अपना जो लेक्चर था वो हमने कंक्लूड किया था। ये हमारे आज का ये जो आउटलाइन जो नेक्स्ट आएगा वो है चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, कौन कौन सी किस किस टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं, हैंड ऑफ किस टाइप पे किया जाता है, वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन और जो 2.5 जीएसएम की जनरेशन वो किस तरह करते हैं, और प्रायोरिटाइजेशन किस तरह होती है हैंड ऑफ के अंदर, प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ए हैंड ऑफ। ओके, ड्वेल टाइम जो है, ओके जी, ड्वेल टाइम ये भी हमने लास्ट टाइम देखा है कि ड्वेल टाइम क्या होता है कि किसी भी एक सेल के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं तो जो टोटल टाइम आप कंज्यूम करते हैं विद इन ए सेल, दिस बिकम्स यूर ड्वेल टाइम। ठीक है, आप अगर एक यूज़र बात करते हुआ मुख्तलिफ सेल्स को क्रॉस कर रहा है, डिफरेंट बेस स्टेशन के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसका जो ड्वेल टाइम है वो हर एक बेस स्टेशन के साथ इंडिविजुअल कैलकुलेट होगा, ना कि वो टोटल टाइम उसका ड्वेल टाइम होगा। यानी कि ड्वेल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसी सेल के अंदर मौजूद रहें। आपने सेल चेंज कर दिया, आपका नया ड्वेल टाइम स्टार्ट हो गया, फिर आपने सेल चेंज किया, फिर आपका नया जो ड्वेल टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं। चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमें किसी भी सेल के अंदर या बेस स्टेशन के सेल ज़्यादा रखना मुनासिब होगा कि किसी भी सेल के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ चैनल्स चाहिए होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ पे डेंसिटी कितनी है, कितना डेंस है विद रिस्पेक्ट टू यूज़र, कितने नंबर ऑफ यूज़र। अगर आपके पास नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा चैनल असाइन करते हैं, अगर नंबर ऑफ यूज़र कम होते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है कि नंबर ऑफ चैनल कम असाइन किए जाते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, सिटी एरिया। ये लास्ट टाइम भी हम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ये मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, तो फिर इसके अंदर दो 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 अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं। एक हम फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज कहते हैं, दूसरा डायनामिक होता है। फिक्स के अंदर ये होता है कि बस आपने पहले से डिसाइड कर दिया कि ठीक है जी ये रीजन, इस पे हम देते हैं 100 चैनल असाइन करते हैं, बस 100 पेयर हम इस पे असाइन करते हैं। अब हो सकता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर 100 प्लस हो, लेकिन आपके चैनल ही फिक्स कर दी है तो वो कभी आपकी कॉल नहीं मिलाई जा सकती। दूसरा डायनामिक होता है कि वो एमएससी डिसाइड करता है जी किससे लोड ले लिया जाए, किससे चैनल लेके किस बेस स्टेशन को दे दिए जाए, या बारो करते रहते हैं एक दूसरे से, बारो करते रहते हैं, वो भी एक तरीके का होता है डायनामिक एलोकेशन को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बोरिंग का एक कंसेप्ट है। ठीक है, वो एक बेस स्टेशन जो है वो अपने नेबरिंग बेस स्टेशन से ऐसा जो है वो चैनल्स बोरो कर सकता है। और फिर इसके लिए ज़रूरी है कि जो एमएससी है उसको वो लूप में रखें। एमएससी को पता होना चाहिए कि किस बेस स्टेशन ने किस बेस स्टेशन को चैनल असाइन किए हैं, बोरो किए हैं। बोरो मीन्स फॉर टेम्पररी टाइम। ठीक है ना, वो इसलिए इसको बारो कहा गया है कि जैसे ही उसके पास से लोड कम हो जाता है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, तो वो उसको तमाम के तमाम जो चैनल से बारो किए गए होते हैं वो उसको वापस कर दिए जाते हैं। और जो चैनल बारो हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर बेस स्टेशन 1 ने बेस स्टेशन नंबर 2 को कुछ चैनल बारो दे दिए हैं, डोनेट कर दिए हैं, अब चैनल नंबर 1 उन चैनल को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इवन इफ के उसके पास अपना भी लोड बढ़ जाए, लेकिन वो इन चैनल्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ओके जी। इसके अंदर जो डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज है उससे जो डायनामिक होते हैं उसके अंदर तो वॉइस चैनल कभी भी किसी भी सेल को परमानेंटली एलोकेट नहीं होते हैं। फिक्स में तो परमानेंट एलोकेट हो जाते हैं ना, लेकिन डायनामिक एलोकेशन में कोई भी बेस स्टेशन परमानेंटली वॉइस चैनल को होल्ड नहीं करता सारे के सारे, बस उसको ज़रूरत होगी वो यूज़ करेगा, उसको ज़रूरत नहीं होगी तो उससे वापस ले लिए जाएंगे। ठीक है, और ऑन ईच कॉल रिक्वेस्ट द बेस स्टेशन रिक्वेस्ट ए चैनल फ्रॉम एमएससी। इसका मतलब है कि जब जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ते चले जा रहे हैं किसी भी बेस स्टेशन के ऊपर, तो जैसे तैसे तैसे वो एमएससी से नए नए चैनल डिमांड करना शुरू कर लेता है। ठीक है, और फ्यूचर जो कॉल ब्लॉकिंग है उसके ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, वो जो चैनल असाइनमेंट करता है एमएससी वो ये देखता है कि जी इसके अंदर कितने कॉल ब्लॉक्स अकर हो रहे हैं। ठीक है,
और जो फ्रिक्वेंसी के जो चैनल आप असाइन कर रहे हैं उसकी रीयूजेबिलिटी कितनी है, कितना वो रीयूज हो रहा है। ओके, जो MSC है, जो ठीक है, फिर MSC क्या करता है, वो हमेशा कॉल जो 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 चैनल है वो असाइन करता रहता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो बेस स्टेशन के ऊपर, अगर किसी बेस स्टेशन के ऊपर लोड बढ़ जाता है और इस बात के चांसेस बढ़ने लगते हैं कि मज़ीद नए कॉल जो है उसको ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यानी कॉल मिलाने की इजाज़त नहीं होगी, तो डायनामिक एलोकेशन से ये इस चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, जो कॉल ब्लॉकिंग जो होता है डायनामिक असाइनमेंट से, उससे कम इसके चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके पास फिक्स होता तो फिक्स के अंदर आपने 100 चैनल दे दिए हैं, 100 यूज हो रहे हैं, अब 101 नंबर यूजर आएगा तो उसको तो कभी भी नहीं मिलेगा। डायनामिक के अंदर क्या होता है कि नहीं, उसको जितने नंबर ऑफ यूजर उसको चाहिए उसको ऐड हो रहे होते हैं, कॉल मिलाई जा रही होती, तो वो जैसे तैसे तैसे जो आपका जो बेस स्टेशन है वो मजीद चैनल के रिक्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, इसलिए लिखा गया कि इट रिड्यूसेस द लाइकहुड ऑफ कॉल ब्लॉकिंग। ठीक है, तो कॉल ब्लॉकिंग आपकी नहीं होगी डायनामिक एलोकेशन के अंदर। ठीक है, और ट्रंकिंग कैपेसिटी यानी कि जो डेटा कैरी हो रहा है, जो नंबर ऑफ कॉल्स होते हैं उससे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये होता है कि MSC के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको हमेशा रियल टाइम डेटा यानी गैदर करना पड़ता है। सारे जो जितने बेस स्टेशन होते हैं जो उसके कंट्रोल में होते हैं उन सब के साथ उसको रन टाइम के ऊपर इंटरेक्ट करना पड़ता है, और जो जो चैनल जो यूज़ हो रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना होता है। तो इसके ऊपर जो है, इससे इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और स्टोरेज भी इसकी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो MSC के ऊपर ये दो लोड बढ़ जाते हैं, स्टोरेज एंड कंप्यूटेशनल लोड बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉल ब्लॉकिंग कम से कम हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट हैंड ऑफ स्ट्रेटजीज। हैंड ऑफ स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो तो इसी कंसेप्ट या आइडिया के साथ स्टार्ट हुआ था कि हमने यूज़र को पोर्टेबिलिटी देनी है कि उनके जो डिवाइसेस हैं वो पोर्टेबल हों, और दूसरा जो हाँ यानी कि मोबिलिटी हो उसके अंदर। ठीक है, और मोबिलिटी फिर करते करते वो कहते हैं जी हमने तो सेल से बाहर निकलना है, हमने तो रीजन से बाहर निकलना है, हमने टाउन से बाहर निकलना है, सिटी से निकलना है, क्रॉस द कंट्रीज जाना है, क्रॉस द कॉन्टिनेंट्स जाना है। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कि फिर हैंड ऑफ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। हैंड ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि एक यूज़र जा रहा है बात करते हुए एक सेल के यानी कि उसके बाउंड्री से निकल रहा है, दूसरे सेल के बाउंड्रीज में दाखिल हो रहा है, तो सिस्टम की कोशिश होती है कि इसकी कॉल ड्रॉप ना हो, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनोइंग होता है। ठीक है, हम जैसे गरीब लोग तो शायद इसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो इसके जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं जो कि यानी कि बड़े बड़े बिल्स उसको उनको पे करके देते होते हैं, लाखों में इनका बिल आता है। ठीक है, उन लोगों को फिर वो लाजमी जो है वो यानी कि असिस्ट कर रहे होते हैं। तो जो हैंड ऑफ स्ट्रेटजीज हैं ये उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का एक नाम है जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन हमेशा प्रोवाइड करते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी था, ये सेकंड जनरेशन के अंदर भी था, ये 2.5 जनरेशन के अंदर भी था, ये हमेशा से चलता आ रहा है, ये इसका एक परमानेंट पार्ट है। ठीक है, तो हैंड ऑफ दो तरीके से होता है, इसके अंदर दो चांसेस अकर हो सकते हैं, या तो आप कॉल पे होते हैं, कॉल का ड्यूरिंग ए कॉल जो है यूज़र है वो एक सेल से दूसरे सेल पे दाखिल हो जाता है, या आप आइडल मोड में होते हैं, आपका सेल आपके जेब में होता है और आप एक सेल से दूसरे रीजन में दाखिल होते हैं, तब भी आपको कनेक्टिविटी चाहिए होती है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको कॉल आ जाए या आप किसी को कॉल मिलाने के लिए मोबाइल उठाएं। तो जो जो सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है कि द यूज़र इज़ कनेक्टेड ऑल द टाइम। ठीक है, तो उसके अंदर जो चैलेंजेस होते हैं, एक चैलेंज तो ये होता है कि सबसे पहले अगर आप हैंड ऑफ करना चाहते हैं तो आपको एक नया बेस स्टेशन ढूंढना होगा। जाहिर बात है, आप जो एग्जिस्टिंग बेस स्टेशन से दूर होते चले जा रहे हैं, तो आपको फिर दूसरा कोई बेस स्टेशन मिलेगा तो आप अपनी कॉल कंटिन्यू कर सकेंगे ना, या जो है। ओके जी, तो और जो हैंड ऑफ है उसके एक तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए हमेशा, जब भी हैंड ऑफ अकर होगा। तो अगर इन यानी कि अगर सक्सेसफुल ना हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, तो उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट रिजल्ट ये हो कि आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और इनफ्रीक्वेंटली ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा हैंड ऑफ्स होते रहें। ठीक है,
इसका ये मतलब नहीं कि जी आप सेल से बाहर ही ना निकलें, या आप गाड़ी में बैठे कॉल पे बात करें तो बस गाड़ी के अंदर ही बैठे और सेल के अंदर ही रहें, गाड़ी को ना चलाएं। नहीं, आपका जो सिस्टम है ना वो इस इतना रोबस्ट हो कि वो इतनी एफिशिएंटली सिग्नल स्ट्रेंथ को मैयर करता रहे कि वो बार बार हैंड ऑफ रिक्वेस्ट ना इनिशिएट करे। हैंड ऑफ रिक्वेस्ट बार बार इनिशिएट होगा तो एक तो आपकी कॉल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और दूसरा आपके सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये होगा किस तरह? जो थर्ड पॉइंट है, टू अचीव दिस डिजाइनर मस्ट स्पेसिफाई ऑप्टिमम सिग्नल लेवल एट विच हैंड ऑफ इनिशिएट्स। अब देखें, हमारे पास एक है फुल सिग्नल जिसके ऊपर आपके बार्स बिल्कुल कंप्लीट आपको शो हो रहे होते हैं। दूसरे होते हैं वीक सिग्नल्स, आप देखते हैं कि आपके बार्स कम आ रहे होते हैं। तीसरे होते हैं नो सिग्नल, कि जिसमें आपके बार पे कुछ नजर नहीं आ रहा होता, आप इवन के कॉल पे होते हैं और आपकी सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और आपकी कॉल टर्मिनेट हो जाती है। वो कॉल क्यों टर्मिनेट हो जाती है? क्योंकि आपके मोबाइल को जो सिग्नल मिल रहा होता है वो इतने मिनिमम लेवल का होता है कि वो उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि आपके मोबाइल के ऊपर सिग्नल नहीं शो हो रहा, समटाइम्स इसका ये मतलब नहीं है कि सिग्नल मौजूद नहीं है। सिग्नल मौजूद होता है लेकिन वो इतना वीक होता है कि उससे इंफॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट की जा सकती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, उनके आपस में डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, एक वक्त आ जाएगा दोनों को लग रहा है कि कोई आवाज़ें आ रही हैं एक दूसरे की, लेकिन दोनों एक दूसरे की आवाज़ में से वो इंफॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। वो उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, मीडियम बीच में आ जाता है, नॉइज आ जाता है, सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, वगैरह वगैरह। बात, आई होप कि आपको बात की समझ आ गई होगी। तो देखिए, आवाज़ आ रही होती है, एक दूसरे को मौजूद होता है, लेकिन आपके जो कान है उस आवाज़ में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप उसकी बात को इग्नोर कर लेते हैं। आप कहते हैं यार इस बंदे की मुझे समझ नहीं आ रही, इसकी आवाज़ आ ही नहीं रही। आवाज़ आ रही होती है लेकिन उस आवाज़ में से इंफॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट हो सकता। तो सम टाइम ये भी होता है आप सेल के अंदर मौजूद होते हैं और सिस्टम भी चल रहा होता है। एक तो ये है कि ना कि आप ऐसे मज़ाफ़ात में चले जाते हैं कि जहाँ पे टावर ही ना हो, सिग्नल ना हो, वो तो बात ही खत्म हो गई ना, वो तो आपके हाथ में मोबाइल का होना ना होना एक बराबर। दूसरा ये कि आप मौजूद होते हैं और सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और आपको टावर, ठीक है, आप समझते हैं कि आप सेल के अंदर मौजूद हैं, तो ये इसलिए ड्रॉप हो जाते हैं कि वो सिग्नल इतना वीक होता है कि एक मिनिमम लेवल इसके अंदर सेट होता है। अगर इतने डेसिबल से नीचे का सिग्नल आपको रिसीव हो जाता है, मोबाइल के अंदर स्टैंडर्ड मौजूद होता है, वो उस सिग्नल को जीरो कंसिडर कर लेगा और आपसे कहेगा जी देयर इज नो सिग्नल। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट इसका समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, ऑप्टिमम लेवल क्या है? ठीक है, अच्छा, एक तो हो गया आपका सिग्नल बिल्कुल, यानी कि पीक सिग्नल आपको आ रहे हैं, फिर मिडिल लेवल के सिग्नल आपके आ रहे हैं, तो बराबर एवरेज लेवल के सिग्नल आपको रिसीव हो रहे हैं। दूसरा, आपके पास सिग्नल रिसीव ही नहीं हो रहा। अब आप एक टावर से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि आप सिग्नल उस सेल्स के रीजन से आप बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिग्नल वीक होता जाएगा ना। एक वक्त आ जाएगा कि सिग्नल खत्म हो जाएगा और अभी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, हैंड ऑफ ये कहता है कि आपका फासला टावर से बढ़ रहा है और आपका जो सिग्नल है वो वीक हो रहा है, तो इससे पहले कि आप जीरो सिग्नल पे आ जाएं, फौरन आप हैंड ऑफ के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट कर लें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप एक सिग्नल, सॉरी, आप एक सेल के रीजन से निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठे, टावर से आपका फासला बढ़ रहा है। जब टावर का से फासला बढ़ेगा तो सिग्नल वीक होगा। एक वक्त आने वाला है सिर्फ के इस टावर और आपके मोबाइल के दरमियान इतना फासला बढ़ जाएगा कि आपके जो सिग्नल वो जीरो पे आ जाएंगे, आपके बार्स खत्म हो जाएंगे। बार्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? आपकी कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे। तो सिस्टम हमें ये कहता है कि जी जीरो पे जाने से पहले, आपका सिग्नल जीरो पे जाने से पहले पहले आप कहीं पे कोशिश करें कि आप हैंड ऑफ रिक्वेस्ट इनिशिएट कर लें, या आपका जो मोबाइल सिस्टम है, एमएससी है या बेस स्टेशन है, वो ये इनिशिएट कर ले, लेकिन जीरो पे ना जाने पाए। जीरो पे तो चले गए फिर तो आप तो बिल्कुल सिग्नल खत्म हो जाएगा ना, आप कंट्रोल चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकेंगे ना वॉइस चैनल के ऊपर सेंड कर सकेंगे, आपकी तो कॉल टर्मिनेट हो जाएगी ना। समझ आई बात की? तो इसका मतलब है हमारे पास तीन किस्म के सिग्नल लेवल्स होते हैं। एक तो वो पीक सिग्नल लेवल हो गया, यानी कि मैक्सिमम सिग्नल लेवल हो गया, और एक वो मिनिमम सिग्नल लेवल हो गया। ठीक है, और एक दरमियान में एक सिग्नल का लेवल होगा जो हम हैंड ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि एक, अच्छा,
एक आपके पास ये जो आपका है ना मिनिमम थ्रेशोल्ड और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। मिनिमम थ्रेशोल्ड तो ये है कि जी मिसाल मैं कहता हूँ जी मेरे मोबाइल के अंदर रखा गया है कि -100 डेसिबल का सिग्नल अगर रिसीव होता है, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इससे कम अगर सिग्नल मुझे मिलेगा तो मैं अपने बार्स को क्लोज कर लूंगा और मैं कहूंगा कि देयर इज नो सिग्नल, ठीक है। और मैक्सिमम का तो चले जो भी होगा, ठीक है। तो हम एक ये बताते हैं कि जी आप जो थ्रेशोल्ड है ना, जहाँ पे आप जीरो सिग्नल रिप्रेजेंट कराएंगे, यूजर को बताएंगे देयर आर जीरो सिग्नल, उस थ्रेशोल्ड से पहले पहले कोई थ्रेशोल्ड सेट कर ले कि यहाँ पे अगर सिग्नल आ जाता है, मिसाल के तौर पे -100 डेसिबल्स के ऊपर, मैं कहता हूँ देयर विल बी नो सिग्नल, जीरो सिग्नल। तो जब मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ -90 पे पहुंच जाए तो बस मैं यहीं पे, ये मेरा थ्रेशोल्ड होगा हैंड ऑफ के लिए, ठीक है। हैंड ऑफ के लिए थ्रेशोल्ड मेरा क्या सेट हो जाएगा, -90, क्योंकि मुझे पता है कि जो यूजर है वो ट्रेवल कर रहा है, वो मुसलसल फासला बढ़ रहा है, आगे जाएगा तो चीज़ -90 डेसिबल तक पहुंच जाएगी और कॉल टर्मिनेट हो जाएगी। लिहाजा मैं -90 डेसिबल के ऊपर ही मैं जो है इसको कॉल इनिशिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। अब ये मार्जिन किस तरह कैलकुलेट होता है, ये हमारे पास एक होता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यूज क्या क्या है, एक पावर रिसीव्ड हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड, आपके पास एक हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड होता है, दूसरा आपके पास होता है मिनिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो डेल्टा हमें बताता है कि जी ये क्या होगा, ये डिफरेंस होगा हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड और मिनिमम थ्रेशोल्ड का, जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो डेल्टा की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये पावर हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड कौन सेट करेगा, ये डिज़ाइनर सेट करते हैं, इस सेल की लोकेशन के मुताबिक सेट किया जाता है। ये जो जियोग्राफिक लोकेशन के मुताबिक आपकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट की जाती है। आपका जो मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी सिस्टम आपको बताता है कि ये मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ इस लोकेशन के अंदर कितना होना चाहिए। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालें, वो आपका डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा अब क्या है, डेल्टा वो टाइम है, वो वैल्यू है कि जहाँ पे एक्चुअल आपका हैंड ऑफ अकर होने जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, अगर आपका डेल्टा बहुत लार्ज होगा, ठीक है, यानी कि मैं कहता हूँ जी आप -60 डेसिबल्स आपका डेल्टा आ गया, ठीक है, तो -60 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, -100 तो आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड है। तो ये अगर आपका मोबाइल इसका मतलब ये है कि अभी आपको टावर से अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं, -60 डेसिबल अच्छा सिग्नल है, लेकिन इसके बावजूद आपने डेल्टा की वैल्यू -60 डेसिबल सेट की है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ये सेट की है, तो बस आपको फौरन वो हैंड ऑफ के ऊपर शिफ्ट कर देगा। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है हैंड ऑफ की, सिग्नल अच्छा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये अगर डेल्टा की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हैंड ऑफ होंगे, बर्डन पड़ेगा आपके एमएससी के ऊपर। और अगर डेल्टा बहुत स्मॉल हो गया, मिसाल के तौर पे -90 की बजाय आप -95 लेके जाएं, -95 तो बहुत लेट हो जाएगा, आप तो थोड़ी देर में आप -100 तक पहुंच जाएंगे, इतनी जल्दी तो हैंड ऑफ अकर भी नहीं होता, क्योंकि दरमियान में कुछ डिले होता है, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, चैनल से सर्च किया जाता है, बेस स्टेशन ने अपनी पोजीशन देखनी होती है, एमएससी ने अपनी पोजीशन देखनी होती है, और उस दौरान आप -100 तक पहुंच गए और बस अल्लाह खैर सल्ला। तो आप डेल्टा की वैल्यू को ना बहुत बड़ी रख सकते हैं और ना इतनी स्मॉल रखें कि बस आपको आपको हैंड ऑफ के लिए टाइम ही ना मिले, ठीक है, और आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत केयरफुल इसको चूज किया जाता है। ये डायग्राम बहुत खूबसूरत डायग्राम है, इसको मैं अगर देख लूँ, ये देखें आप, इम प्रॉपर हैंड ऑफ क्या बताता है जी, ये एक बेस स्टेशन है, दो बेस स्टेशन है, ये यहाँ पे इनको सिग्नल रिसीव हो रहा है, ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल लेवल, ये हाई सिग्नल लेवल है ना, ठीक है। अब देखें पॉइंट एक है, ये इसका हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड है, ठीक है जी। अब देखें मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल ये है, ठीक है, मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल टू मेंटेन द कॉल, ये वो वही वाली जो मिनिमम सिग्नल है ना, जिसके नीचे तो बस जीरो आ जाएगा फिर। और ये देखिए ये इनके ऊपर है, मैंने कहा था ना, ये मिसाल के लिए अगर ये -100 के डेसिबल के करीब करीब है, तो ये देखिए कहीं ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि हैंड ऑफ अगर होने चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये वो लेवल है, मिनिमम लेवल है, जहाँ पे कॉल टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखें इसने यहाँ पे क्या किया है, अब ये देखें, ये बता रहा है डायग्राम कि ये पॉइंट ए है, ये वो सूटेबल हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड टाइम है, सूटेबल जो होना चाहिए एक्चुअल, ठीक है। ये वो मिनिमम एक्सेप्टेबल सिग्नल लेवल है कि जिसके ऊपर कॉल को मेंटेन रखी जा सकती है, और ये वो टाइम है कि जहाँ पे कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, लेवल बहुत लो हो जाएगा। ये कॉल है, ये यहाँ पे कनेक्टेड था,
ये इसका सिग्नल स्ट्रेंथ ड्रॉप होता गया होता गया होता गया होता गया, ठीक है। जब वो यहाँ तक आ गया, ठीक है, तब भी इसकी आंखें नहीं खुली, सिग्नल वीक होता गया होता गया होता गया, यहाँ से भी नीचे आ गया और आपकी कॉल यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। यहाँ पे इसने कहा जी हैंड ऑफ कर, अब चूंकि कॉल टर्मिनेट हो गई तो हैंड ऑफ हुआ ही नहीं, हालांकि यहाँ पे हैंड ऑफ हो जाना चाहिए था, ठीक है। देखिए मोबाइल का सिग्नल ड्रॉप होते 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 कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया, जहाँ पे कॉल ही टर्मिनेट हो गई और हैंड ऑफ हुआ ही नहीं, ठीक है। दिस इज इम्प्रॉपर हैंड ऑफ, ठीक है। या अगर इसने यहाँ पे पहुंच के हैंड ऑफ के लिए डिसाइड कर लिया था, लेकिन उसके पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो तो डिस्टेंस तो बढ़ता चला जा रहा था और एक वक्त आ गया कि सिग्नल ही टर्मिनेट हो गया और कॉल खत्म हो गई आपकी। अब देखिए प्रॉपर हैंड ऑफ क्या कहता है। प्रॉपर हैंड ऑफ ये कहता है कि देखें आप यहाँ पे आए, ठीक है, जैसे आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, सेकंड लेयर यहाँ तक पहुंच गए, तो इससे पहले कि आप मजीद आपका सिग्नल वीक हो जाए, आपने यहीं पे डिसीजन ले लिया और आपने हैंड ऑफ कर दिया, ठीक है, हैंड ऑफ रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है बेस स्टेशन ए का, दिस इज पॉइंट बी बेस स्टेशन बी। आप यहाँ पे पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है, आपका सिग्नल वीक होते 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 यहाँ पे आ गया, द लेवल एट विच हैंड ऑफ इज मेड, ठीक है। आपने यहाँ पे हैंड ऑफ कर लिया और वापस आपका सिग्नल अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ गया और आप किसके साथ कनेक्टेड है, पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, बेस स्टेशन 2, ठीक है। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी, समझ ना आ गई हो तो मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कॉल ड्रॉप्स क्यों होते हैं कि एक्सेसिव डिले बाय एमएससी ड्यू टू हाई ट्रैफिक लोड। आप एक और ड्रॉप होते रहते हैं, एमएससी डिसाइड नहीं कर पाता, उस वो बहुत ओवरलोडेड होता है, उसके प्रोसेसिंग और जो ओवरहेड है वो बढ़ जाता है इसके ऊपर, तो आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। डेल्टा इज टू स्मॉल फॉर हैंड ऑफ टाइम, मैंने आपको बताया जिस तरह डायग्राम के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे यूं समझे कि यहाँ पे डेल्टा हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल था, यहाँ पे डेल्टा हमारे पास बहुत स्मॉल था, ठीक है। अच्छा, व्हेन टू हैंड ऑफ, mobile is actually moving away from serving base station to ensure this base station monitors the signal of a certain period of time, signal level for certain period of time. The period depends on the vehicle speed. If pedestrian, then monitoring for long time. If a vehicle, then monitoring for short time. ठीक है जी, what does it mean? अच्छा, अब आपके पास या तो पेडेस्ट्रियन हो सकते हैं या आप व्हीकल में हो सकते हैं। अगर आप पेडेस्ट्रियन हैं तो आप वो, यानी कि वो मिसाल के तौर पर पेडेस्ट्रियन की सूरत में वो हर 2 मिनट के बाद मॉनिटर करेगा आपके सिग्नल को, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है बार बार सिग्नल को मॉनिटर करने की, उसे पता है कि आपकी स्पीड कितनी है। लेकिन अगर आप गाड़ी में हैं तो उसको पता है कि आप तो 2 मिनट के अंदर अंदर, हो सकता है कि आप एक सेल से दूसरे सेल में निकल चुके होंगे, तो आपका सिग्नल को बहुत कॉन्स्टेंटली फिर मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो देखता है कि जी पहले लास्ट टाइम सिग्नल कितना था, अब कितना है। अगर इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो आपको फॉरन हैंड ऑफ की तरफ लेके चला जाता है, क्योंकि वो कहते हैं इसका तो सिग्नल बहुत तेजी के साथ ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के यूजर होते हैं, चूंकि एक पेडिस्ट्रियन होता है एक व्हीकल होता है। पेडिस्ट्रियन यूजर का वो जो डेटा है मॉनिटर, जो आरएसएसआई है, वो काफी लॉन्ग पीरियड के बाद कैलकुलेट किया जाता है। जो व्हीकल होता है उसका थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाता है, यानी कि सिग्नल स्ट्रेंथ मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या डिफरेंस थे। जो हम फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर सिग्नल लेवल जो था वो बेस स्टेशन और एमएससी ये दोनों सुपरवाइज करते थे, यानी कि मोबाइल के ऊपर कोई लोड नहीं होता था आरएसएसआई को कैलकुलेट करने का। आरएसएसआई स्टैंड्स फॉर रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। ये एक वैल्यू होती है, ये एक इंडिकेटर होता है, ये एक सेंसर होता है जो बताता है कि इस वक्त सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, उसको क्वांटिफायर दिया जाए कितनी डेसिबल्स का सिग्नल इस वक्त रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एमएससी और बेस स्टेशन को दी गई थी, क्योंकि उस वक्त तो बस कोई खास लोड तो था नहीं। उन्हें कहा जी हम मोबाइल फोन ऑलरेडी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत लो थी, वो ऑलरेडी वॉइस कम्युनिकेशन भी कर रहे थे और काफ़ी सारे काम परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते, इसके नस्बत बेस स्टेशन और एमएससी के ऊपर ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है, लिहाजा ये कैलकुलेशन वाला जो काम है हम एमएससी और बेस स्टेशन के हवाले कर लेते हैं, ठीक है। तो बेस स्टेशन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया करता था सारे इसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन इस वक्त एक्टिव थे, तो उनके लोकेशन और उसके सिग्नल स्ट्रेंथ को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया करता था। अच्छा जी, इसके अलावा
हर एक सेल के अंदर एक लोकेटर रिसीवर भी लगा होता था। लोकेटर रिसीवर क्या करता था कि जो नेबरिंग सेल थे ना, उनके अंदर जो मोबाइल फोन थे उनका आरएसआई भी कैलकुलेट करता था, ये देखने के लिए कि ऐसा कोई मोबाइल फोन है जो मेरे सेल में दाखिल होने जा रहा है। ठीक है, तो जो नेबर के अंदर जो मोबाइल फोन थे उनके भी सिग्नल स्ट्रेंथ वो कैलकुलेट किया करता था, सो दैट वो देखते रहा अगर किसी मोबाइल की लोग की डायरेक्शन मेरी तरफ है तो मैं उसको एक चैनल असाइन कर दूं हैंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो और जो सेल जो आरएसएसआई की मेजरमेंट थी, फिर वो सारी की सारी मेजरमेंट बेस स्टेशन से एमएससी की तरफ चली जाती थी। एमएससी फिर बताता था कि जी किस किस मोबाइल फोन को हैंड ऑफ की जरूरत है और किस किस मोबाइल फोन को हैंड ऑफ की जरूरत नहीं है, बेस्ड अपॉन द सिग्नल स्ट्रेंथ जो वो उनको रिसीव होते रहे थे। ठीक है, फिर एक माहो का कंसेप्ट आ गया, मोबाइल असिस्टेंट। वो तो बेस स्टेशन और एमएससी असिस्टेंट हैंड ऑफ प्रोसीजर थे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन था जो जिसको आप जीएसएम वगैरह कहते हैं, उसके अंदर हैंड ऑफ जो था वो मोबाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई थी। और ये आसान भी था, सेंस भी बनती है कि मोबाइल फोन बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है तो मोबाइल फोन बताएगी जी कि मुझे कितना सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव हो रहा है, किस स्ट्रेंथ के साथ मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो वो जिस भी टावर के साथ कनेक्टेड था या नेबर के सेल के ऊपर जो टावर थे उनके सिग्नल इसको रिसीव हो रहे थे, उन सब की मेजरमेंट वो मोबाइल फोन खुद किया करता था। बिल्कुल ऐसा ही ना कि आप लाइब्रेरी के अंदर जो राउटर लगा है और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी के भी सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं और आपको लैपटॉप के ऊपर साइड पे वो बार्स बता रहा होता है। तो बेसिकली क्या है, वो आरएसएसआई के जरिए आपको बता रहा है ना, वीक सिग्नल रिसीव हो रहे हैं नेबर से लेकर रिसीव तो हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे मोबाइल फोन को डिफरेंट नेबरिंग सेल से भी सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं, लेकिन वो वीक होते हैं और आप जिस करंट सेल के अंदर मौजूद होते हैं उसके सिग्नल स्ट्रांग होते हैं, लिहाजा वो उसी को प्रेफर कर लेता है और उसी सेल के उसी बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट रहना वो पसंद करता है। ठीक है, और हैंड ऑफ इज इनिशिएटेड इफ पावर ऑफ सर्विंग बेस बीएस इज लेसर देन नियर बाय बीएस। जिस ऑब्वियस ही बात है, आप मूव कर रहे हैं, आपके जो सर्विंग बेस स्टेशन है उससे आपका फासला बढ़ रहा है, किसी और बेस स्टेशन का सिग्नल आपको रिसीव हो रहा है तो आप हैंड ऑफ इनिशिएट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो चूंकि ये मोबाइल असिस्टेड है, ये मोबाइल खुद जो डिसीजन लेता है, एमएससी ने नहीं डिसाइड करना होता, बेस स्टेशन ने डिसाइड नहीं करना होता, और हर मोबाइल फोन सिर्फ अपने काम देख रहा होता है, वो किसी और मोबाइल फोन के काम को नहीं देख रहा होता, लिहाजा ये जल्दी डिसीजन ले सकता है। तो जो सेकंड जनरेशन है इसके अंदर जो हैंड ऑफ प्रोसीजर है वो ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको एमएससी के ऊपर लोड नहीं डालना पड़ता, आपको जो है बेस स्टेशन है उसके ऊपर लोड नहीं डालना पड़ता। हमारे यहाँ जो है अब एक कंसेप्ट आया है जिसको कहते हैं माइक्रो सेलुलर कंसेप्ट, एक होता है मैक्रो सेलुलर कंसेप्ट। पहले जो पिछले ज़माने के जो मोबाइल फोन्स थे उसके अंदर सेल्स का रीजन या सेल का एरिया बहुत बड़ा होता था। ठीक है, तो अब हमारे पास छोटे छोटे सेल्स हैं, माइक्रो सेल्स हैं हमारे पास बन गए हैं ना। तो माइक्रो सेल के अंदर अगर आप एमएससी और बेस स्टेशन को बताएंगे जी आपने हैंड ऑफ डिसाइड करना है, तो हम तो माइक्रो के बेस स्टेशन के अंदर तो ऐसा भी होता है कि आपके शॉपिंग मॉल्स के एक फ्लोर के ऊपर एक बेस स्टेशन बना होता है और दूसरे फ्लोर के ऊपर दूसरा बेस स्टेशन लगा होता है जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो। तो अगर हम कहते हैं हम बेस स्टेशन के हवाले करते हैं ये सारे के सारे काम, तो माइक्रो के अंदर तो फिर बेस स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाना था, यानी कि वो तो अपना आधे से ज़्यादा टाइम तो ये हैंड ऑफ में परफॉर्म कर लगाते थे, क्योंकि सेल साइज बहुत छोटे छोटे थे और मोबाइल यूज़र बहुत जल्दी जल्दी एक सेल से दूसरे सेल पे हैंड ऑफ परफॉर्म किया करते थे। तो ये बेहतर है, ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है कि आप इसका मोबाइल फ़ोन के ऊपर रखें, जिसको ज़रूरत होगी वो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट करे, जिसको नहीं होगी वो छोड़ देगा। अच्छा, इंटर सिस्टम हैंड ऑफ, इफ ए मोबाइल मूव from one cellular system to a different system controlled by a different MSC। समझ आई बात की? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप पाकिस्तान से जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, गल्फ कंट्रीज चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं और आप यहाँ पे बताते हैं अपने जो जिस भी कंपनी का आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कि जी मैं फ़लाँ मुल्क जा रहा हूँ तो मुझे सर्विस चाहिए होगी आपकी। वो कहते हैं जी आपको आप जाएंगे और आपको वहाँ पे सर्विस मिल जाएगी। ठीक है जी, आपके आपके मोबाइल फ़ोन को रोमिंग पे इनेबल कर लेते हैं, जिस मुल्क पे जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको इनेबल कर लेते हैं। ये होता है बेसिकली ये है कि सारी कंपनीज ने दूसरे ममालिक की कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया हुआ होता है। ठीक है, वो बताते हैं कि जी हमारा अगर कस्टमर आएगा तो आपकी कंपनी उसको सर्विस प्रोवाइड करेगी, हालांकि वहाँ पे यूफोन शूफोन होता नहीं है। ठीक है, वहाँ की लोकल कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है।
ठीक है, बाकी वो इंफॉर्मेशन, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर हो जाती है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल यूँ समझे कि वो नहीं था मोबाइल आईपी, उस टाइप का एक सिस्टम होता है हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर भी। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका वही होता है, लेकिन वो पीछे इसके लोकेटर्स होते हैं, वो आपके बिहाफ पे डेटा कैरी कराते रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मोबाइल आईपी की तरह कंसेप्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इंटर सिस्टम हैंड ऑफ इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स होते हैं, रोमिंग पे आप चले जाते हैं, ज़रूरी है कि दोनों कंपनीज के एमएससी एक दूसरे के साथ फिर वो इंटर कनेक्टेड हो, कंपेटेबल हो। फिर उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसी टू पॉलिसी एक दूसरे के साथ वो मैच कराते हैं कि जी कौन सी पॉलिसी आपकी किस पॉलिसी के साथ कंट्राडिक्ट कर रही है, कौन सी मैच कर रही है। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एग्री हो जाते हैं, फिर आपके जो कॉल्स हैं वहाँ पे दूसरे मुल्क में आपको रिसीव हो रहे थे, आप ही के नंबर पे रिसीव हो रहे थे। ठीक है, अच्छा, और हैंड ऑफ जो है तो इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। ठीक है, आप लोकली भी अगर आप हैं तो ऐसा बंदा जो अभी कॉल मिलाने जा रहा हो, और एक ऐसा बंदा जिसकी अभी जो ऑलरेडी कॉल पे हो, तो जो ऑलरेडी कॉल पे होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, याद रखें। ठीक है ना, तो क्योंकि जिसने कॉल नहीं मिलाई वो तो वेट भी कर सकता है, लेकिन जिसने ऑलरेडी कॉल मिलाई होती है अगर उसकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, ज़्यादा एनोइंग होता है। तो कंपनी की कोशिश होती है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कनेक्टेड कॉल्स हैं उनका हैंड ऑफ किया जाए ताकि वो ड्रॉप ना होने पाए। बाकी अगर नया यूज़र कोई कॉल इस्टेब्लिश करने जा रहा है तो वो वेट भी कर सकता है। अच्छा, फिर इसके लिए ज़रूरी है, इसके दो तरीके हैं। हाँ, इसमें से एक तो है वो गार्ड चैनल कंसेप्ट। गार्ड चैनल कंसेप्ट का भी सिंपली मतलब, ये नाम तो थोड़ा सा मुश्किल है कि इसका कंसेप्ट बड़ा इजी है कि आप हर एक बेस स्टेशन के अंदर आपने कुछ चैनल रिजर्व रखे होते हैं कि जो भी बाहर से कोई कॉल कोई यूज़र आएगा, ऑलरेडी कनेक्टेड यूज़र है, उसको हैंड ऑफ की ज़रूरत है, तो आप उसको जो ऑलरेडी आपने रिजर्व वॉइस पेयर रखे होते हैं वो उसको आप यानी कि उस पर आप शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी बेस स्टेशन को आपने 1000 वॉइस चैनल असाइन कर देगी, जी आपके पास 1000 चैनल, वो कहता है जी मैं इसमें 700 जो है वो अपने करंट यूजर को दे देता हूँ, बाकी 300 मैं रिजर्व रखता हूँ, अगर बाहर से कोई यूजर आता है तो मैं उसको असाइन करूंगा। तो देखिए उसके पास टोटल चैनल तो है 1000, लेकिन 1000 में वो यूज कितने कर रहा है, सिर्फ 700, बाकी वो 300 यूज ही नहीं कर रहा। अल्लाह करे वो 300 कभी भी यूज ना हो, लेकिन वो फिर भी इसको एक्टिव यूजर को असाइन नहीं करके देता, बल्कि वो इसको साइड पे रख लेता है कि नहीं बाहर से बंदा आएगा मैं उसको असाइन करूंगा। अब अल्लाह करे कि हफ्ते तक कोई बंदा ना आए, लेकिन फिर भी उसने वो 300 एलोकेट नहीं करने। ठीक है ना, ये गॉड चैनल कंसेप्ट इस तरह होता है। ठीक है, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि आपकी जो टोटल ट्रैफिक है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके जी, क्यूइंग ऑफ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट्स।